शुरू करते हैं आज का लेक्चर लैंगिक जनन से। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन क्या होता है और ये किसके अंदर होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें होता है और ये क्या होता है, तो शुरू करते हैं। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव अपने शरीर को विखंडित कर कर एक दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। इस तरह का जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ना कि उसी प्रजाति के दूसरे जीव की। ठीक है, तो एक ही जीव प्रजनन करेगा, विखंडन होगा और एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, वो तो कहलाता है अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर दो अलग अलग नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक ही प्रजाति के दो विपरीत जीवों की आवश्यकता पड़ती है। विपरीत मतलब एक अगर नर होगा तो दूसरा क्या होगा? मादा होगा। उसके बाद ही निषेचन होगा और नए युग्मनज का क्या होगा? निर्माण होगा, नए युग्मक का निर्माण होगा। तो इस तरह का जो जनन कहलाता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो विपरीत सेक्स आपस में मिलते हैं नर और मादा, तो क्या होता है? उनमें निषेचन होता है। निषेचन के बाद ही क्या बनता है? एक नए युग्मक या एक नए बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखो इसमें दिखाया गया है कि एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, यह है फीमेल और मेल। ठीक है, यह है मम्मी पापा और इनके दो युग्मक, क्या? दो बच्चे। ठीक है, तो इस तरह का जो जनन होता है ना वो कहलाता है लैंगिक जनन, जिसमें दो विपरीत सेक्स की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे पुष्पों में लैंगिक जनन। अभी चल रहा है हमारा क्या? बॉटनी वाला पार्ट। तो इसके अंदर हम सिर्फ पादपों की बात करेंगे और जो जीवों के बारे में, मनुष्य के बारे में जो लैंगिक जनन होगा वो जब हम जनन की बात करेंगे, जब जीवों के अंदर जनन की बात करेंगे तब हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं हम पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो पुष्प पादपों का जननांग होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि कोई पादप होगा ना, तो पादप में अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, पादप में क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। एक छोटा सा डायग्राम में बना के आपको समझा देता हूं। ये क्या है? एक पादप है जिसमें अलग अलग भाग हो। ठीक है, जो गमले के अंदर लगा होता है ये तो होता है जड़। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जड़। इसके ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है तना, जिसे हमने पिछले चैप्टर में प्ररोह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्ररोह वाला भाग पढ़ा था। उसके बाद ये जो है ये है पत्तियां और ये वाला जो भाग है वो है फूल वाला भाग। अब अलग अलग पादप में अलग अलग भागों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे तने का काम है कि नीचे से जो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया गया है, पोषक तत्वों का अवशोषण किया गया है, वो पादप के विभिन्न भागों तक एक नलिका की तरह, एक रास्ते की तरह काम करता है। ठीक है, ये इसको सहारा प्रदान करता है, इसको सीधा हटा रहने में क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद पत्तों की बात करें तो पत्ते क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं पादप के लिए, जिससे क्या होता है? उसको ऊर्जा मिलती है और वो अपना डेली रूटीन करता है। ठीक है, उसके बाद पुष्प जो होता है वो पुष्प क्या करता है? जनन का काम करता है। पादप के अंदर पुष्प का काम क्या होगा? जनन का काम होगा, यानी ये एक जननांग होता है। जननांग मतलब जो जनन में भाग लेगा, जो अंग जनन में भाग लेता है वो अंग कहलाता है जननांग। तो पादप का जननांग होता है पुष्प या फूल। ठीक है, पुष्प के मुख्य भाग हैं जैसे बाह्यदल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़ी। ठीक है, जो पुष्प के भाग होते हैं वो होता है बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़ी। जब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पुष्प का डायग्राम देखेंगे तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा भाग बाह्यदल है, कौन सा पुंकेसर है, कौन सा स्त्री केसर है और कौन सा पंखुड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पुष्प के लिंग या उसमें कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके अंदर पुष्प के अंदर जो पुंकेसर वाला भाग होता है वो होता है नर जननांग। कौन सा होता है? नर जननांग होता है। ठीक है, नर वाला भाग होता है। और जो स्त्री केसर होता है
वो होता है मादा जननांग, मादा जननांग। ठीक है, तो अब पुष्प क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पुष्प होता है एक लिंगी और एक पुष्प होता है उभयलिंगी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक लिंगी मतलब एक ही लिंग वाला जो पुष्प होगा वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। तो परिभाषा देखते हैं, जिन पुष्पों में नर तथा मादा अर्थात पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग पाया जाता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, दोनों जननांग में से कोई भी एक जननांग, जैसे नर का होगा तो पुंकेसर पाया जाएगा, स्त्री का होगा तो स्त्री केसर पाया जाएगा, यानी मादा का होगा तो स्त्री केसर पाया जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक जननांग होगा तो इस तरह का जो पुष्प होगा वो कैसा होगा, वो एक लिंगी पुष्प होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास पपीता और तरबूज, ये जो इनके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर जननांग यानी पुंकेसर तथा मादा जननांग यानी स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं या दोनों पाए जाते हैं, ऐसा जो पुष्प होता है वो कहलाता है उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो देखते हैं, जिन पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। समझ में आया? इसका एग्जांपल है गुलहड़। आगे बात करते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या है, एक पुष्प है, ये इसमें पूरी संरचना, पुष्प की संरचना दी हुई है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या है। ठीक है, ये गुलहड़ का पुष्प है। ठीक है, किसका पुष्प है, गुलहड़ का पुष्प है, जिसके अंदर नर और मादा दोनों के जननांग पाए जाते हैं, यानी ये उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है बाह्य भाग, इसे बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बाह्य दल। ठीक है, जो सबसे बाहरी ग्रीन कलर का जो आवरण होता है पुष्प के नीचे उसे बोलते हैं बाह्य दल। उसके बाद जो रेड कलर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है पंखुड़ी। क्या कहते हैं इसे, पंखुड़ी कहते हैं, जिसे दल भी कहा जाता है। ठीक है, पंखुड़ी कहेंगे और क्या कहेंगे, दल भी कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अब पौधों के अंदर वाले भागों की बात करते हैं। तो ये जो ऑरेंज वाला भाग है, ये भाग है, इसे हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, परागकोश, क्या कहेंगे इसे, परागकोश। और ये जो नलिका वाला भाग होता है ये होता है तंतु, तंतु वाला भाग होता है। ठीक है, तो जो परागकोश होता है, ठीक है, ये जो भाग होता है ना, ये मेल यानी पुंकेसर का भाग होता है, पुंकेसर का भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है, ये पुंकेसर का भाग होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, नर जननांग है। ठीक है, नर जननांग में कौन सा आएगा, पुंकेसर आएगा, और पुंकेसर के अंदर कौन आता है, परागकोश। ठीक है, ये तो हो गया नर जननांग की बात। अब बात करते हैं मादा जननांग की। तो जो ये वाला भाग है हमारे पास, ऊपरी वाला भाग है, इसे कहा जाता है, हमें क्या कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसे कहते हैं हम क्या, वर्तिकाग्र। फिर ये जो नली वाला भाग है इसे कहते हैं हम, इस नली वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। और जो ये गोल वाला भाग है नीचे, अंतिम भाग जो होता है, इसे बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं इसे हम, अंडाशय। ठीक है, जो ये तीनों अंग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये होता है स्त्री जननांग। ठीक है, या मादा, इसे कहेंगे हम मादा जननांग। ठीक है, क्या कहेंगे, मादा जननांग, जननांग। ठीक है, मादा जननांग के अंदर आएगा स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, और स्त्री केसर के अंदर आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो सभी भाग हो गए पुष्प के हमारे पास। जो बाहरी भाग है वो है बाह्य दल,
अंदर का जो रेड कलर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पंखुड़ी या दल। उसके बाद अंदर जो मेल वाला जो भाग होता है, नर जननांग होता है परागकोश या पुंकेसर। उसके बाद इसकी नलिका होती है, इसे बोलते हैं तंतु। उसके बाद मादा जननांग की बात करें तो वर्तिकाग्र, ठीक है, ऊपरी वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। जो नली या पाइप वाला भाग हो जाएगा उसे बोलते हैं वर्तिका, और जो गोल वाला भाग हो जाएगा इसे कहेंगे हम अंडाशय। क्या कहेंगे इसे? अंडाशय। और जो जनन निषेचन या जननांग निषेचन होता है वो निषेचन कहाँ होगा? वो होगा अंडाशय के अंदर, ठीक है। तो ये बाहरी भाग हो गए हमारे पास कि कौन सा भाग क्या। अब इसके काम देखते हैं कि कौन सा क्या काम करता है। जो बाहरी दल वाला भाग होता है, ग्रीन कलर का भाग, ये पुष्प को बाहर से सुरक्षा करने का काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? ये सुरक्षा करने का काम करता है। बाहर से पुष्प को क्या कर देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उसके बाद अंदर वाली दल पुंज की बात करें, अंदर दल की बात करते हैं हम पंखुड़ी की। तो पंखुड़ी में क्या होते हैं कि ऐसे कलर होते हैं जो कीड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये कलर क्या करते हैं? कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वो कीड़े जब इनके ऊपर बैठते हैं तो यहां से क्या करते हैं? ये पराग कोश से पराग कणों को अपने से चिपकाकर लेकर चले जाते हैं और किसी दूसरे पुष्प पर डाल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। क्या बोलता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परागण कहलाता है, पॉलिनाइजेशन कहलाता है। तो इनका काम क्या होता है कि बाहरी जो कीड़े या इस तरह का कोई भी है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, और ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद परागकोश की बात करी जिसमें पुंकेसर बोलते हैं, ये क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं। और जो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है ये मादा जननांग होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये इसमें क्या कैसे वर्क करता है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, पुष्प के विभिन्न भागों में से पुंकेसर पुष्प का नर जननांग तथा स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है? पुंकेसर, और मादा जननांग कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, बाह्य दल तथा पंखुड़ी पुष्प की आंतरिक अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है, ठीक है। जो पंखुड़ी और बाह्य दल है, जो ये वाला भाग है पंखुड़ी वाला भाग है, और जो बाह्य दल वाला भाग होता है ना, ये क्या काम करता है? ये पंखुड़ी और बाह्य दल वाला काम क्या करता है? पुष्प के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। पुष्प के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करता है। अगली बात करते हैं, पुंकेसर पराग कण का निर्माण करते हैं तथा यह पीले रंग के होते हैं। जो नर जननांग यानी पुंकेसर जो होता है वो क्या करता है? पराग कणों का निर्माण करता है। ये पराग कण क्या होते हैं? एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाते हैं, ठीक है। यानी हमने एकलिंगी पुष्प की बात की थी, तो एकलिंगी पुष्प में नर और मादा में से कोई भी एक लिंग होता है, उसे कहते हैं एकलिंगी पुष्प। तो क्या होता है कि जब एकलिंगी पुष्प में नर पुष्प जो होता है ना, वो क्या करता है? पराग कण का निर्माण करता है, और वो पराग कण किसी न किसी माध्यम के द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प तक जाता है। इसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है और नए युग्मनज या बीज का निर्माण होता है। तो जो नर पुष्प है ना, उसके जो पुंकेसर होता है वो पराग कण का निर्माण करेगा, अपने पराग को दूसरे मादा पुष्प तक ले जाने के लिए पराग कण का निर्माण करेगा, ठीक है। तो जो पुंकेसर होता है ये क्या किसका निर्माण करता है? पराग कणों का निर्माण करता है, और वही पराग कण मादा पुष्प पे जाकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं या बीज का निर्माण कर देते हैं फिर, ठीक है। तो और इनका कलर कैसा होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। कभी देखा होगा कि जैसे मधुमक्खियां जब पुष्प पे बैठती हैं, फूल पर बैठती हैं, तो क्या होता है कि उनके जो परागकण होते हैं ना, ये उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, और वो फिर उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर बैठती है और वहां पर उस परागकणों को छोड़ देती है। तो इस तरीके से क्या होता है? एक परागकणों का इस एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को परागण कहते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित रहता है, ठीक है। हमने अभी देखा कि जो स्त्री केसर था वो कहाँ स्थित था? ये स्त्री केसर यानी पुष्प के जो मादा वाले भाग है, ये